तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी के एक एक बातों को हम लोग समझेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु, ठीक है। तो चलिए एक एक लाइंस को इसको समझते हैं। परमाणु एवं अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में देखिए इन्होंने क्या लिखा है। एनसीईआरटी में क्या क्या बातें लिखी होती हैं, बहुत ही डीप लिखी होती हैं, तो उन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें बिल्कुल इनके वर्ड्स को ही छाप दिया जा रहा है, तो इन्हें समझना बेहद ज़रूरी हो चुका है। तो चलिए इन्हें हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहें। पहले इसमें छोटी छोटी बातें जो हैं उन्हें आप समझिए। द्रव्य मतलब क्या होता है? द्रव्य यानी पदार्थ, ठीक है। पदार्थ जिसे आप लोग कहते हैं, जो क्या करता है, स्थान घेरता है, जिसका कुछ ना कुछ भार होता है। तो उनके हम लोग अभी डिफिनेशंस को समझेंगे। तो प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहें। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। तो बातों को आप समझते चलिए, ठीक है, नहीं तो मैं समझाऊंगा दोबारा भी। पहले आप देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पदार्थ की जो विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था कि पदार्थ जो होता है, अगर उसे हम लोग छोटे छोटे पार्ट मतलब उसको छोटा करते जाएं तो एक छोटा सा पार्ट मिलता है जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। उस परमाणु के बारे में बातें की गई हैं कि मतलब वो विभाज्य है कि नहीं है। तो उस पर इन लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया था। तो बाद में पता चला कि परमाणु क्या है, एक विभाज्य कण है, ठीक है। तो उसको हम लोग इसमें देखते हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, ठीक है, कणाद भी लिखा रहता है, कणाद लिखा है यहाँ पर, ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। मैंने बताया ना कि आप क्या करेंगे, पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़े में काटते चलेंगे तो एक ऐसा टुकड़ा आपको मिलेगा जो विभाजित नहीं हो पाएगा, जिसे आप और छोटा नहीं कर पाएंगे। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पखुदा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया, अच्छे से उन्होंने समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमें द्रव्यों के विभिन्न यहाँ पर भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक क्रीटस, ठीक है, डेमोक्रिटस, इसको नीचे करते हैं तब आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेमोक्रिटस, ठीक है, एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। भारतीय दार्शनिक भी यही बातें आगे कह चुके थे, ठीक है ना। अच्छा, उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी में तक कोई प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। कुछ भी नहीं हुआ 18वीं शताब्दी तक, सब लोग शांति से बैठे रहे। मान चुके थे ये लोग कि भाई अब जो परमाणु है वो विभाज्य
मतलब अविभाज्य कड़ी है। लेकिन 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुआ। फिर उसके आगे 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। तो तत्व इस समय आपके ज्ञात तत्व जो है 118 हैं, जो पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाई देते हैं, और यौगिक उन्हें कहते हैं जो तत्वों से मिलकर बना होता है। ये बातें मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे, यहाँ पर देखते हैं, तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं, ठीक है। हाँ, तत्व कैसे, तत्व क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ पर आपको समझना। वैज्ञानिक आंतवा एल लवाइजिए, यानी लेवाइसिए भी बोल देते हैं इसको, ने रासायनिक संयोग के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया, ठीक है। अब आगे समझते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, लवाइसिए, यहाँ पर लवाइसिए लिखा है, लवाइसिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात, दिख रहा है कि नहीं आपको, देख लीजिए, ठीक है। बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। तो कौन कौन, लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रयोगात्मक कार्य करके इन्होंने क्या किया कि रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए, ठीक है। वो दो नियम कौन कौन से हैं, तो पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इसे हम लोग समझते हैं। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। जब रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है, ये आप ही से पूछने लगा। तो मैं इसे समझा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि आप जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो जितने भी अभिकारक होते हैं, आपके अभिकारकों का जो मतलब एक भार होता है, एक द्रव्यमान होता है, और वही भार जितने भी उत्पाद मतलब बनते हैं उनके भार दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि जितना अभिकारक का भार है उतना उत्पाद का भी भार होना चाहिए। तो उस पर कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं जिन्हें हम लोग करेंगे। तो आगे पहले देखते हैं क्या लिखा है। तो आइए इस क्रियाकलाप को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। लिखा है कि निम्न एक्स एवं वाई रसायनों का युगल लीजिए। पहले आपको कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और लेड नाइट्रेट एक्स में लेना है, यानी आपको इस तरीके से जार लेना है, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा आपको ये जार, इसमें आपको ये छोटी सी एक नली ली गई है, परख नली, और एक बड़ी सी ली गई है। तो आपको क्या करना है, देखिए छोटे वाले में एक्स का विलयन भरा जाएगा और बड़े वाले में वाई का विलयन, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो कह रहे हैं कि एक्स में क्या करिए आप, कॉपर सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को भरिए और लेड नाइट्रेट को, और वाई में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को भर लीजिए। फिर क्या करिए आप, एक्स एवं वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए, किसी एक को। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से वाई के जो हैं, यहाँ हम लोग कर लेते हैं। तो वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए, ठीक है। शंक्वाकार यहाँ पर फ्लास्क है, तो वाई का विलयन देखिए शंक्वाकार फ्लास्क में लिया गया है, और एवं यक्स के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए, ठीक है। छोटी सी परख नली में यक्स का विलयन हमने ले लिया।
छोटी परखनली को विलयन युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। तो इसको बांध के लटका देना है, इसमें मिलाना नहीं है वाई में, ठीक है ना। उसको इस तरीके से बांध देना है कि वो गिरे ना। अच्छा, परस्पर मिश्रित ना हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कार्क की मतलब कार्क चित्र 3.1 की भांति लगाइए। इसके ऊपर कुछ लगा दीजिए ताकि ये मतलब इससे कुछ बाहर ना निकल पाए, ठीक है ना। इसके ऊपर कार्क लगा दीजिए, तो बंद कर दीजिए, उसे पैक कर दीजिए। अब क्या होगा इसमें देख लीजिए, इसे डोरी से बांधा गया है और ये शंक्वाकार फ्लास्क है। ये छोटी परखनली दिख रही है आपको। एक्स का विलयन इसमें है छोटी परखनली में, और वाई का विलयन इस बड़ी वाली शंक्वाकार फ्लास्क में है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। तो जो ये आपका मतलब पूरा फ्लास्क है, इसको तौल लीजिए। आप क्या करिए, अच्छे से तौल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए जिससे एक्स एवं वाई के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब आपको क्या करना है कि वो जो छोटी वाली आपकी जो परखनली है, ऐसा करिए कि उसको उसमें फ्लास्क में वो क्या कर जाए, गिर जाए। तो इसको ऐसा घुमाइए कि वो उसी के अंदर क्या कर जाए, गिर जाए। तो जब वो गिर जाएगी तो क्या करना है, एक्स एवं वाई के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब फ्लास्क को झुकाकर ऐसा करना है कि वो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएं, एक्स और वाई दोनों विलयन मिल जाएं। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई? क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? तो फ्लास्क के मुख पर कार्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ? तो ये सारे आंसर आपको मैं बता रहा हूँ। तो जब आप इसे क्या करेंगे कि मतलब उसमें गिरा देंगे, तो भी मैंने अभी पहले भी बताया द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि जितने आपके अभिकारक का द्रव्यमान होगा वही आपकी अभिक्रिया होने के पश्चात उतना ही द्रव्यमान आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। तो कहने का मतलब ये है कि ना तो आप द्रव्यमान और बना सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को आप क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बातों को आप समझिए। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पर आपको समझाया जाएगा कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं समझाऊंगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। तो उसे मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। चलिए।